नमस्कार, स्वागत है आपका द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास जनप्रतिनिधि जिन्होंने कि ग्राम पंचायत से लेकर के अपना जो करियर है उसको स्टार्ट किया था, राजनीतिक करियर। उसके बाद 2 बार वो जिला पंचायत सदस्य रहे और 1996 में पहली बार विधायक बनने के बाद 2002 और फिर 2017 और 2022 में भी चौथी बार वो विधायक चुनकर आए हैं। तो काफ़ी लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा है। उसमें उन्होंने चढ़ाव और उतार दोनों देखे हैं, लेकिन जो उनकी विचारधारा रही है वो हमेशा से समाजवादी विचारधारा रही है। समाजवादी पार्टी के एक मजे हुए कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं और वो आज के डेट में सकलडीहा से विधायक है। तो मिलते हैं हम लोग श्री प्रभु नारायण सिंह यादव जी से। नमस्ते सर। एक काफ़ी लंबा आपका राजनीतिक करियर रहा है, क्योंकि अगर 89 में पहली बार आप चुन के आए थे तो उससे पहले भी कुछ एक्टिव रहे होंगे। लगभग 36 साल तो हो गया। तो ये इतना लंबा राजनीति में एक अनुभव करने के बाद आपको क्या लगता है, राजनीति से समाज का सेवा करना कितना आसान है, कितना कठिन है, और क्या है राजनीति आपके लिए, क्या है? राजनीति हम लोगों का लक्ष्य, उद्देश्य समाज की सेवा करना। चूँकि ये पॉलिटिकल परिवार रहा है, हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय राम स्वरूप सिंह यादव जी जो बीकेडी के ज़माने में जिला के अध्यक्ष भी रहे। अच्छा। चौधरी साहब से जुड़ के राजनीति किया था उन्होंने। और वही संस्कार है पॉलिटिकल। आज वही परंपरा है कि आज लोगों की सेवा में हम सब लगे रहते हैं, उनके दुख सुख में शामिल रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। सही बात है। तो जब पहली बार आप विधायक बने थे 1996 में आपने बताया, और जब 2022 में आपने चुनाव लड़ा, तो उन दोनों में क्या परिवर्तन दिखा आपको? मैं खासतौर से उस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे ज़मीनी स्तर पे लड़ाई ज़्यादा होती थी, गांव-गांव जाना, लोगों से मिलना, क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरनेट का ज़माना नहीं था, काफिले का ज़माना नहीं था। आज जब 2022 में वो काफिलों का ज़माना हो गया, सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, तो दोनों में आपको क्या अंतर दिखा? देखिए, तब से आज परिवेश बदला है पॉलिटिकल। शुरू में राजनीति में लोग जनता की सेवा करने के, देश की सेवा के लिए राजनीति में आते थे। अब नए नए लोग जो इस आधुनिक युग में आ रहे हैं वो देश की सेवा अलग हो जाती है, वो अपनी खुद की सेवा के लिए, अपने व्यापार उद्योग लगाने के लिए आ रहे हैं। तो ये फ़र्क है। हम लोग तो राजनीति में शुरू से बताया पॉलिटिकल परिवार रहा, निर्विरोध प्रधान बने, जिला पंचायत सदस्य 2 बार। पहले ब्लॉक में एक ही होता था। अच्छा। तो प्रमुख के लेवल में। फिर उसके बाद अब 50,000 की आबादी पर जब चुनाव हुआ तो भी मैं जीता। और जमीन से संघर्ष करके हम लोग राजनीति में आए। जरूर पॉलिटिकल परिवार रहा, लेकिन हमारे कोई पिता या दादा कोई एमपी एमएलए नहीं थे। सौगात में नहीं मिली गद्दी। लेकिन उन लोगों का संस्कार मिला, हम लोग उनका आदर्श मिला, जिसपे हम लोग चल के आज यहाँ तक पहुँचे। सही बात। माननीय नेताजी से हम लोग जब साथ जीवन में थे तो थोड़ी बड़ी मुलाकात थी भी। राजनीति में जो आए 88-89 में, तब से हम लोग नेताजी से जुड़े। अच्छा। तब नेताजी सजपा थी हम लोगों के पास। अच्छा। जनता दल थी। अच्छा। जनता दल बन गई थी और जनता दल के बाद फिर सजपा बनी, फिर समाजवादी पार्टी 92 में गठन हुआ। और नेताजी 93 में टिकट देना चाहते थे। अच्छा। सपा बसपा का गठबंधन था। तो उस समय परिस्थितियाँ थी, उन्होंने कहा कि तैयारी करो। और 1 हफ्ता रह गया तो कोई ऐसी घटनाक्रम हुआ कि सीट चेंज हो गई हमारे धानापुर विधानसभा। अच्छा। ये बसपा के खाते में चली गई। ओह। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आगे देखेंगे। तो उन्होंने फिर वही उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया, जिसको उन्होंने उम्मीदवार बनाया गठबंधन में। एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन हम लोगों ने जिताया उसको। सही बात है कि पूरी तैयारी अपने लिए कर रहे हैं और फिर बाद में दूसरे के लिए प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है। अब उसके बाद नेताजी का आशीर्वाद मिला, 96 में टिकट दिया उन्होंने। सही बात है। तो हालांकि ये मैं प्रश्न नहीं पूछने वाला था या लास्ट में पूछता, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी का बात आया, नेताजी का बात आया, और आपने बोला कि पहले भारतीय क्रांति दल, फिर जनता दल, फिर सजपा, फिर बाद में समाजवादी पार्टी आई,
तो अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को एक तरीके से यादवों की पार्टी के रूप में देखा जाता है, होता है कि नहीं? ये जाति के आधार पे इस पार्टी का जो है स्थापना हुआ है और उसी जाति को ज्यादा बढ़ावा मिलता है। तो क्या आप इसको सही मानते हैं कि ये जो एक लोगों का एक परसेप्शन बना हुआ है, जो कह लीजिए कि एक मैं उस नजरिए से देखता हूं या जनता उस नजरिए से देखती है जो समाजवादी पार्टी का सपोर्टर नहीं है, और दूसरी विचारधारा जो है वो ये है कि नहीं, आप समाज के सभी, क्योंकि समाजवादी विचारधारा है कि आप सभी जो समाज के जो लोग हैं उनकी एक आवाज बनने की पार्टी है समाजवादी पार्टी। तो आपका अपना क्या राय है इसमें? देखिए, समाजवादी पार्टी को विरोधी लोग बदनाम करने की साजिश है। अब समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी के इतिहास में आप जाएंगे तो हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेता थे। कपिल देव बाबू राष्ट्रीय महासचिव थे, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी थे, रमाशंकर कौशिक जी थे, ब्रजभूषण तिवारी थे, ये मोहन सिंह जी थे। ऐसे करके तमाम ऐसे नेता हैं जो विश्व में शुद्ध समाजवादी नेता। अमर सिंह का नाम, अमर सिंह जैसे लोग बताओ, एक भी यादव नहीं थे। सही बात। उस जमाने में राम सेवक जी थे जिनके एक आदर्श मानते थे नेताजी, ऐसे लोगों के आदर्श चलते थे, डॉक्टर लोहिया जी। तो इन सारे विचारों को समाहित करते हुए नेताजी ने राजनीति किया। नेताजी तो उस जमाने में समाजवाद को लाए जब लोगों को उम्मीद नहीं थी। सही बात है। लोगों ने समझा कि लोहिया जी के जाने के बाद समाजवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन नेताजी सभी पुराने समाजवादियों को जोड़कर, मधुल्य में थे, कपिल देव बाबू, तमाम लोग थे, जनेश्वर बाबू थे, सबको जोड़ करके इस समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, सरकार बनाई। सही बात है। क्योंकि आपने नेताजी का 2-3 बार जिक्र किया, तो नेताजी के जाने के बाद या जब से अखिलेश यादव जी आए हैं, पार्टी अध्यक्ष बने हैं और कमान उनके हाथ में आई है, तो आपको क्या लगता है कुछ बदलाव हुआ है पार्टी के काम करने के तौर तरीके में, समाज को देखने के तरीके में, अपने आप को समाज के बीच में ले जाने के तरीके में? और जो सीनियर लीडर्स थे, चाहे वो अमर सिंह थे या आजम खान जी थे, तो कहीं पे थोड़ा बहुत सामंजस्य बैठाने में कहीं पे कुछ गड़बड़ी हुई है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उनके खास मतलब शिवपाल जी के साथ भी थोड़े से मनमुटाव हुए थे, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि अखिलेश जी उसमें कैसे सामंजस्य बिठा पा रहे हैं? देखिए, नेताजी आज हम लोगों के बीच में नहीं है। मुलायम सिंह यादव कोई दूसरा पैदा होगा, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस आधुनिक युग में, नए वातावरण में, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो एक बड़ा व्यू लेकर राजनीति में निकले हैं, बड़ा एजेंडा, गरीब किसान मजदूर वंचित को हक देने का, जो समाजवादी जो रास्ता डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, नेताजी ने दिखाया था, उस रास्ते को आगे बढ़ाते हुए सही बात है, चलने का काम कर रहे हैं। और नेताजी की बात तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे काम जो नेताजी ने से छूट गए थे, उन तमाम कार्यों को करते हुए, जो नेताजी ने पॉलिटिकल लाइन खींची थी, उसको, उस रेखा को क्रॉस करते हुए अपनी मेहनत के बदौलत आज हिंदुस्तान की तीसरी पार्टी देश में बनने का काम, प्रदेश में पहले नंबर की पार्टी बन गई। ये उनके संघर्ष की देन। जहाँ तक माननीय शिवपाल जी का है, परिवार है, एक कुछ ऐसा संकट आया, कभी रहा कुछ दिन तक, लेकिन उसके बाद हम बधाई देते हैं माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को। नेताजी जब इस दुनिया में नहीं रहे, और इतिहास में तो हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, लेकिन आंखों से हमने देखा कि आज तक किसी के जनाजे में इतनी बड़ी भीड़ नहीं दिखाई देती। हिंदुस्तान में कोई नेता, वो सबके नेता थे, भले वो पार्टी उनकी एक देश समाजवादी पार्टी, लेकिन नेता वो सुभाष सबके जी के बाद कोई नेता कहा गया तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को नेता कहा गया। और शिवपाल जी ने बड़ा दिल दिखाया। अब बताओ, इससे बड़ी बात क्या कहेंगे? हमको याद है जब उन्होंने बयान दिया था, प्रेस के लोगों ने पूछा उनसे कि नेताजी अब नहीं है, जो बात आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने अपने के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा नेताजी नहीं है, और नेताजी से बड़ा मेरा कोई प्रिय नहीं था, और नेताजी को देखना होगा तो हम ही नहीं, देश के लोग अखिलेश यादव के चेहरे में मुलायम सिंह यादव को देखने का काम करें। बताओ, कोई बात तो नहीं रही। सही बात है, इतनी बड़ी बात उन्होंने, बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ, आज भी उनका सपना है
कि हम मेहनत करेंगे और भविष्य में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। नहीं, सही बात है। अब आते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र की तरफ। आप सकलडीहा के विधायक हैं, दूसरी बार है इस बार लगातार जब से सकलडीहा मुझे लग रहा है अलग हुआ है, आप ही विधायक है धानापुर से जब ये हुआ। तो अभी भी अगर देखा जाए बनारस से अलग होने के बाद भी चंदौली की स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, सकलडीहा भी उसी में आता है, तो हिस्सा वही है। तो आपको क्या लगता है ये जो बदलाव है, थोड़ी सी जो विकास की बदलाव है, जहाँ पे रोजगार हो, अच्छी शिक्षा हो और बिजनेसेस फल फूल रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा है, उसके बारे में आपको क्या लगता है कि कैसे बदलाव लाया जा सकता है? देखिए, इस सरकार का कोई डेवलपमेंट का विजन नहीं है। चंदौली कृषि प्रधान देश है और आवागमन के सुविधाओं से वंचित रहा। पहले हम लोग विधायक थे तो हम बनारस अलग थे, चंदौली अलग थे, गाजीपुर अलग। लेकिन नेताजी का मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने हम लोगों के प्रस्ताव जो सरकार थे उन्होंने कहा तो बताओ एक साथ 6 पुल बनवाया उन्होंने गंगा नदी में। एक दो नहीं, 6 पुल। आप जोड़ो, जमनियम बनाया सैदपुर में, जिसकी शुरुआत करके बीजेपी ने छोड़ दिया था, उसको बनाया। बलुआ में बनाया, आपके रामनगर में बनाया, आप चुनार चले जाइए वहां बने, एक साथ सब पुल बने। बताओ 10 साल में सरकार। अब तो प्रधानमंत्री जी है हमारे बगल के रहने वाले, डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन सरकार, जिन्होंने सपना दिखाया कि हम कोटे बनाएंगे। अब 10-11 साल हो गए, कोटे नहीं बना। कुछ तो नहीं दिखाई दिया। काशी का महत्व तो दुनिया में अपना एक वहाँ की संस्कृति सभ्यता को लेकर, ले हम लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र हो के नाते एक पहचान बने। वो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, इनके पास विजन नहीं है। और इसमें थोड़ा सा ये है कि देखिए, मैं भी आया हूं क्योंकि मैं बाहर रहता हूं, मैंने आपको बताया, आता हूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे कि जो सड़कें हैं या ओवरब्रिज है या फ्लाईओवर्स है वो बने हैं, बदलाव हुआ है। वो चाहे भीड़ के मद्देनजर हुआ कि नहीं होता तो स्थिति और खराब होती, या सरकार का उस तरफ ध्यान ज़्यादा है। लेकिन जो मेरा दूसरा प्रश्न है कि रोजगार हो गया या बेहतर शिक्षा हो गया, उधर कोई ठोस कदम नहीं उठा। हमने कहा इनका विजन नहीं है। अच्छा, रोजगार क्यों? जब उद्योगपति आपके घर आएगा नहीं, आपके क्षेत्र में आएगा नहीं, आप बताओ, हर साल हम लोग सुनते हैं कि बड़े एमईओ हो गए रोजगार के, एक भी रोजगार नहीं लगा। कोई बता दो। बड़े लोग आते हैं तो वो अयोध्या दर्शन और कुंभ स्नान करके चले जाते हैं, खुशामद होती है, चले जाते, कागज पे एमईओ होता है, सरकार बयान देती थी, काम खत्म हो जाता। क्योंकि उनको भय भी है। व्यापारी क्यों आएगा? जब हम उनको सुविधा सुरक्षा नहीं देंगे तो रोजगार नहीं लगा सकता। आज ऐसे स्थिति में जिस तरह का कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश, एक बड़ी चुनौती है। ऐसे माहौल में कोई उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाना नहीं चाहता। और उद्योग लगाएगा तो सरकार को तो टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जो अतिरिक्त टैक्स देने की बात लोगों समझ रहा हूं आप किधर से आ रहे हैं, तो उनकी डर के मारे बना रोजगार नहीं लगा रहा है। इसमें मेरा लगता है ना कि थोड़ा सा जो पूर्वांचल है उसका नेगेटिव मार्केटिंग भी हुआ है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि थोड़ा शासन व्यवस्था में जो पिछले 2-3 महीने में चीजें घटी हैं उससे परसेप्शन लोगों का चेंज होता है। लेकिन आप देखेंगे तो जितने अपराध यहाँ पे हैं, कहीं ज़्यादा उससे अपराध जो है, आप चले जाइए दिल्ली, गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर का आप पढ़ लीजिए किसी भी दिन का न्यूज़, वहाँ यहाँ से ज़्यादा आपको अपराध मिलेगा। वो भी छोड़ दीजिए, आप बंगाल में चले जाइए, वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे भी अपराध है और वहाँ पे भी राजनीतिक अपराध ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे फैक्ट्रीज लग रही हैं, वहाँ पे प्लांट्स लग रहे हैं, वहाँ पे आईटी कंपनीज जा रही हैं। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें, आप ये सोचिए कि मैं मानता हूँ कि ठीक है, कुंभ के बारे में आप भी थोड़ा बहुत हो सकता है कि असहमत हो, लेकिन सरकार ने बोला कि लगभग 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया वहां पे। अयोध्या में इतने सारे लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, कहीं पे ऐसा भगवान की दया से, मतलब ये सारी चीजें, एक पवित्र स्थान है, वहां पे कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई चूक नहीं हुई। तो वही सुरक्षा, वही प्रशासन तो फिर यहाँ पे रोजगार के लिए भी दी जा सकती है और अवेलेबल भी है। कभी ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक तो नहीं हुआ कि किसी ऐसे उद्योग को लगाया गया हो जिसको कि किसी ने हानि पहुंचाया हो।
वो परसेप्शन को चेंज करने का काम मुझे लगता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को करना पड़ेगा। जो आपने बोला कि उनको यहाँ बुलाना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, बातें करनी हमने पड़ेगी। कहा उनको माहौल देना पड़ेगा। हाँ, माहौल नहीं है। अभी चंदौली जनपद की बात करता हूँ, अभी आपको जौनपुर बगल अगल, वो कौन लोग हैं आपको भी पता होगा। जी, जब उद्योगपति आते हैं, कंट्रैक्टर आते हैं, बिजनेस करने आते हैं, तो उनसे कहीं न कहीं गुंडा टैक्स के माध्यम से उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि उद्योग लगाना छोड़ के, धंधा छोड़ के चले जाते हैं। विभागों में बड़े तरह तरह के बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ काम करने आए, उनके साथ भी चंदौली में भी ऐसा हुआ। ये काम दूसरा कोई नहीं करता, सत्ता पक्ष से जुड़े लोग जिनको संरक्षण प्राप्त है। सही बात है। जिससे अब ये भय के माहौल में व्यापारी तो नहीं रह सकता। यदि हम लोग बैठे थे कमेटी में, मैं हूँ याचिका समिति में, हमारे अध्यक्ष जी पहले मिनिस्टर रहे औद्योगिक विकास। अच्छा, तो अब भी बातचीत होती थी, हम लोगों ने कहा कि साहब बहुत सुविधा, बहुत एमए हुए, लेकिन एक भी उद्योग लगने का काम, कोई फैक्ट्री नहीं लगाए, क्या कारण है? तो कहे पूरब वाले, पूरब को इतना बदनाम लोगों ने किया है सही बात है कि और माहौल भी नहीं दे पा रहे। सरेआम व्यापारियों की दिन दहाड़े हत्या हो रही है, कैसे किस माहौल में काम करेगा? इस पे जब तक हम कानून व्यवस्था सही नहीं करेंगे तब तक उद्योगपति नहीं आएगा। उसका क्या मतलब है? अपना जान गंवाने तो आएगा नहीं, बिजनेस करने आता है जी। उनको पूरा माहौल देना पड़ेगा, तब कर पाएंगे। लेकिन अगर चंदौली की बात करें आप सन 2000 के आसपास चंदौली अलग हुआ था बनारस से। नहीं, 1997 वही 2000, 3 साल पहले। 3 साल उसमें 2017 में आई है बीजेपी की सरकार। 20 साल दूसरी पार्टियों ने सरकार चलाया है, चाहे वो सपा रहा है, चाहे बसपा रहा है, या गठबंधन की सरकार रही है। उसमें भी ऐसा कोई उद्योग लगा चंदौली में जिसके बारे में आप आज बात कर सकते कि नहीं देखो हमने वो लगाया था, भाजपा ने उसको आगे नहीं बढ़ाया, तो यहां पे भाजपा की गलती है। देखिए, जब सरकार हम लोगों की थी, एक विजन के साथ आई थी। हमने कहा हमें जो जिलों में गैप थे उसको हमने बंद किया, नदियों में पुल बनाकर। हाँ, इस बात से तो मैं सहमत हूं। सड़कें नहीं थी, सड़कें हमने दिया, गांव सड़कें दिया, अस्पताल बनवाए। यही अपनी सरकार में मेडिकल कॉलेज दिया गया था, नहीं बनने दिया सरकार। अच्छा, अब सरकार जाने के बाद मेडिकल कॉलेज बना, अब 200-250 करोड़ रुपया दिया। जो मेरा अस्पताल था जिले का, उसी को मर्ज कर दिया। आज तक बिल्डिंग खड़ा करने से तो मेडिकल अस्पताल चलेगा नहीं, कॉलेज नहीं चलेगा। कर्मचारी नहीं है, संसाधन नहीं है, कैसे चलाएंगे? हम लोगों ने सुना है कि ऐसा मैसेज है मेडिकल कॉलेजों में कि किसी को फेल ना किया जाए। तब बताओ, ऐसे लोग जब डॉक्टर बन के जाएंगे तो पता चलेगा कि आंख का ऑपरेशन करना है तो नाक का ऑपरेशन कर डालेंगे। सही बात है, सही बात है। तो ये स्थिति है। तो इस तरह का माहौल है। एक ऐसा विजन था समाजवादियों का, माननीय नेताजी का, माननीय अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने आपने देखा कि अभी नौजवानों की बात कर रहे थे। बताओ, 51 स्टेडियम इस प्रदेश के लिए बड़ी अनोखी चीज थी। सही बात है। आईटी हब बनाया। लेकिन मेरी शिकायत उसमें भी है, अखिलेश जी से खासतौर से उस पे है शिकायत कि उन्होंने विकास किया। एक जो विकास का रफ्तार वाला बात था वो उन्होंने दिया, लेकिन वो सारा का सारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही रह गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में खासतौर से नहीं आया। इसके पीछे क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, आप जैसे लोगों की कमी रह गई कि आपने बोला नहीं इधर के लिए, या उन्होंने प्रयास उनका जो भी रहा। जैसे आपने देखा, हमने कहा ना 51 स्टेडियम, पुलिस हेडक्वार्टर, आईटी हब, पराग डेयरी को बढ़ाया, और ये जो नई डेयरी आई है अमूल, इसको तो उन्होंने लाया था किसान के लिए कि हमारा लाभ होगा। जिसका आज हाल है कि जो रेट उत्तर प्रदेश के दूधियों किसानों को देना चाहिए नहीं देती है सरकार, अब गुजरात के लोगों को देती। इस तरह का भेदभाव करती है। तमाम ने सड़कें देखा बेमिसाल। आगरा एक्सप्रेस वे 22-23 महीने में बनाना बहुत बड़ी चुनौती, एक बड़ी मिसाल कायम किया।
आप कह देगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उन्हीं का दिया हुआ है, सरकार ने केवल ठेकेदार बदला है। अब कार्यकाल नहीं रहा, जी समय बीत गया था, शुरुआत हाँ, वो तो कार्यकाल में अब जब लेकिन पूरा उन्हीं का प्रपोजल है, उन्होंने ही बनवाया था। अभी आप जिस जिले की बात कर रहे हैं 27-28 साल हो गए। जिला हम समाजवादियों ने नहीं बनाया था, दूसरी सरकार में बना था। जी जिला मुख्यालय हम लोगों ने बनाया, जो भी टूटा फूटा रहा, कि अपनी सरकार में जिला मुख्यालय को चलाने का काम किया। ये जो सरकारें हैं सड़कें तो बना रही हैं, पूर्वांचल को जोड़ रही हैं, लेकिन ये बना क्यों रही हैं कि यहाँ के युवा दूसरे जगह जाके काम करें? हमें यहाँ पे कब रोजगार मिलेगा? अब वो समय, जब कभी समय समाजवादियों का आएगा तो अब देखिएगा। प्रयास है, एक विजन है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि जब मौका मिलेगा तो हम लोग इस पलायन को रोकना चाहते हैं। ऐसे मुद्दों को आप लोग, मतलब शायद मेरे से मिस हुआ होगा तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मुझे जैसे जितना तेजी से या जितना जोर शोर से आप लोग SIR जैसे मुद्दे को उठाते हैं, वोट चोरी के मुद्दे को उठाते हैं, उतना जोर शोर से कभी भी विपक्ष, चाहे वो, मैं विपक्ष में बस समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, विपक्ष में जो सरकार में नहीं बैठी है वो सारी पार्टियां विपक्ष में है, वो चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या जो छोटे दल हैं वो हो। आप लोग रोजगार के मुद्दे को, शिक्षा के मुद्दे को और स्वास्थ्य के मुद्दे को उतना तेजी से नहीं उठाते हैं। SIR पे हो गया या ये वोट कटौती पे हो गया, अखिलेश जी का भी बयान है कि एक एक जगह पे जाकर के बैठना है और किसी का वोट कटने नहीं देना है। समाजवादियों को विजन को ध्यान से नहीं पढ़ा है, हमें लगता है। हम निवेदन करेंगे, पुनः जरा कभी पढ़िएगा। जी जब समाजवादी पार्टी के डॉक्टर लोहिया जी भी कहा करते थे, नेताजी भी कहते थे, शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, कितना उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, अपना मुद्दा बनाया। दवाई, पढ़ाई, सिंचाई सब ने मुफ्त किया नेताजी। प्राइमरी एजुकेशन को कितना मजबूत किया उन्होंने, उसको सभी विद्यालयों में शिक्षक मिले, इसके लिए कितना बड़ा प्रयास होता। 3800 रुपया में शिक्षा मित्र की भर्ती हुई थी, 38,000 दिया था, पढ़ाएगा। जी जी आज क्या हालत हो गई? आज तो पाठशालाएं बंद की जा रही हैं, मधुशालाएं खोली जा रही हैं। दुर्भाग्य है देश का, प्रदेश का। और इससे बड़ी सोच खतरनाक क्या हो सकती है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पे सीधे सीधे खतरा है। हमारी प्राइमरी एजुकेशन खत्म हो जाएगी तो आप बताए कुछ रह जाएगा? बिल्डिंग कितना बढ़िया बनवा दो आप, यदि नींव खराब हो जाएगी तो बिल्डिंग मजबूत नहीं रह सकती है। तो प्राइमरी एजुकेशन को जिस तरह से सरकार साजिश करके बता, अब किस तरह से, अच्छा हम अध्यापक से ड्यूटी तो ले सकते हैं, ले पढ़ाएगा शिक्षक तभी जब उसका मन करेगा। अब पताड़ना देकर नहीं पढ़ा सकते जी। अब पेंशन रोक दिया, मतलब मानसिक टेंशन में रहेगा, शिक्षक क्या पढ़ाएगा। अब TET पास करके तो भर्ती हो गया, अब 15 साल 20 साल नौकरी कर, अब फिर TET करो ना, नौकरी से जाओ। तरह तरह के ऐसे आदेश हो रहे जैसे शिक्षक को प्रताड़ित करा के कैसे आप शिक्षा का काम करा सकते हैं। तो मंशा सही नहीं है, इनकी नीयत सही नहीं है, नीयत सही है। तो उसमें आप लोग, मैंने जो बोला कि आपने जो बोला सारी चीजें बहुत सही बोली कि हमने कहा ना, सिंचाई, दवाई, हम लोगों ने प्रयास किया है। जो आप कह रहे हैं केवल प्रयास नहीं, करके दिखाया है। डॉक्टर लोहिया जी बार बार कहा करते कि भाई हम नौकरी देंगे, नहीं तो बेरोजगारी का भत्ता देंगे। तो हमने नौकरी भी दिया। आपने देखा माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, 5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी थी। रिकॉर्ड पढ़ लीजिएगा, मैं यदि गलत बोल रहा हूँ। 5 लाख से ज्यादा शिक्षक, पुलिस, PSC तमाम भर्तियां जोड़ लेंगे। जी जी। उसके बाद जिनको नौकरी नहीं दे सका उनको बेरोजगारी का भत्ता दिया। हाँ, बेरोजगारी भत्ता जो है उसी टाइम पे आया था। बच्चियों को आगे पढ़ाई में बढ़े, 30-30 हजार हमने कन्या विद्याधन दिया था। हमने ऐतिहासिक कदम उठाया था इस आधुनिक युग में कि अभी शिक्षा प्रणाली पद्धति भी बदली है, तो हमने उनको नए युग में जोड़ते हुए हमने उनको दिया था लैपटॉप बांटा था 18 लाख नौजवान जी। उसके पीछे मंशा यही थी ना। कहते गांव का बच्चा कहाँ से लैपटॉप किसान का बेटा खरीद पाए, नहीं खरीद पाएगा। लेकिन वो सुविधा हमने दिया कि कम से कम गांव के पढ़े लिखे किसान, गरीब गुरुआ के लोग पढ़ाई लिखाई शिक्षा में आगे जाए। जी।
तो हमने पूरा प्रयास किया, आज भी है कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम प्राइमरी एजुकेशन को सही करेंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, हम जिसको नौकरी नहीं दे पाए उनके लिए इंतजाम करेंगे। ये है पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन है कि भविष्य में जब भी जनता मौका देगी जी तो करेंगे। तो एक तो हो गया कि रोजगार, जैसे आपने बोला कि सरकारी भर्तियां निकाली, लोग नियुक्त भी हुए और हुए थी भर्तियां। दूसरा है कि प्राइवेट कंपनीज को लाना, कि जो प्राइवेट उद्योग हैं वो आए क्योंकि रोजगार वो भी देंगे। तीसरा है कि यहीं पे रोजगार सृजन हो, उसके लिए इंडस्ट्रीज को बैठाना। तो उसके बारे में भी क्या आप लोग आवाज उठाते हैं? क्योंकि आप भले सरकार में नहीं हैं, लेकिन आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हम हैं। लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन इस आवाज को किसान, मजदूर, बेरोजगारों की आवाज को दबाना चाहते हैं। जी लाठी डंडे के बल पे जब सड़कों पर निकलते हैं तब दबा, जब हम सदन बोलते हैं तो सदन से निष्कासन करते हैं, बात नहीं सुनना चाहते, इनका व्यू नहीं है। अब ये बताए कैसे सरकारी नौकरी मिलेगी? सरकारी विभागों को तो बेच रहे हैं, कोई विभाग जिन्हें संवैधानिक संस्था है सब बेच रहे हैं, सब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने मनसा बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय किया है कि हम आए नौकरी लोग खत्म कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नौकरी को जिंदा करेंगे, बल्कि अनिवार्य रूप से हम लोग सरकार बनने के बाद निर्देश करेंगे कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहां भी आरक्षण के तहत किसान, गरीब, मजदूर के बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। जी, दो चीजें आपने बोली, मैं दोनों पे अपना व्यू रखना चाहता हूं। जो आपने बोला कि सरकार जो सरकारी कंपनीज हैं उसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, प्राइवेट को एंट्री दे रही है, लेकिन जो सरकारी विभाग हैं, चाहे वो शिक्षा आप देख लीजिए, प्राइमरी एजुकेशन, या प्राइमरी हेल्थ केयर देख लीजिए, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, आपके भी ब्लॉक में होंगे, मेरे भी है, हर जगह है, क्या वहां पे वो गुणवत्ता थी? मैं 20 साल पहले की भी बात कर रहा हूं, आज की भी बात कर रहा हूं। क्या वहां पे आप अपने घर के बच्चों को भेजते हैं? क्या मैं भेजता हूं? या जिसके पास है कि नहीं वो प्राइवेट स्कूलों का खर्च संभाल सकता है, क्या वह सरकारी विद्यालयों में या सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पे बच्चों को भेज रहा है? तो क्या ये जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारियों की भी नहीं है कि वो उसके गुणवत्ता को बनाए रखे, ताकि लोगों का विश्वास वहां पे रहे और लोग वहां पे जाते रहे? नहीं, ये पूरी जिम्मेदारी है। देखिए, ये सरकारी संस्था है, ये सरकारी अस्पतालों में कौन जाता है? गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा जाता है। कम से कम 90% लोग सरकारी अस्पताल के भरोसे जाते हैं, सुविधा चाहते हैं। जी, अब इसको हमारी सरकारों की जिम्मेदारी है कि जो वहाँ कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर हैं, जो अस्पताल हैं, हम वहाँ पे संसाधन का अभाव है तो हम संसाधन दें, हम संयंत्र लगा के उनको दें, सिस्टम लगा के। डॉक्टर पूरी तरह से दवाई करे, दवा का अभाव नहीं होना चाहिए, डॉक्टर का अभाव नहीं होना चाहिए। ये काम तो हम करने भर्ती नहीं कर रहे तो कहाँ से आएंगे बताएं? संविदा के डॉक्टर पे हम अस्पताल चलाना चाहते, कैसे चलेगा? जी, इसमें दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, अभी एक पॉइंट उसमें का बचा हुआ है, कि इसमें आपने बोला कि नहीं सुविधाएं नहीं मिल रही, इक्विपमेंट्स नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं उस तरीके से जो मॉडर्न हेल्थ केयर है, या तो स्कूलों में उस तरीके से चीज़ें नहीं हैं, तो इसके लिए थोड़ी सी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। सरकार जिम्मेदार है, कोई दो राय नहीं। वही सरकार जब पेंशन बंद करती है, या वही सरकार जब उनको दूसरे कामों में लगाना चाहती है, चाहे शिक्षक हो चाहे स्वास्थ्य में हो, तो ये लोग हड़ताल भी करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये जब ये चीज़ें जो जरूरी बेसिक सुविधाएं हैं स्कूलों में या स्वास्थ्य केंद्रों पे नहीं है, तो उसके लिए भी आवाज़ उठाए, उसके लिए भी आंदोलन करें? ये आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ये सरकार के नीति में नहीं है। जैसे अब आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ किस तरह से जा रहे हैं, हम एक उदाहरण आपको बताते हैं। हमारे जनपद में पूर्वांचल का अनोखा अस्पताल था, महिला अस्पताल, 100 बेड का बना था जी, पूरी बना के। गवर्नमेंट थी, माननीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे तो बना के दे दिया। पंडित कमलापति त्रिपाठी अस्पताल का डेवलपमेंट भी किया, बेड बनाया, सारी व्यवस्था, फिर बाद में एक अस्पताल महिला का बना दिया जी। उसका उद्घाटन हो गया, चला भी साल 2 साल। ये सरकार आई तो प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। तो ये व्यू इनकी विचारधारा हमारी विचारधारा में बहुत डिफरेंस है। ये चाहते हैं कि हम सुविधा देंगे, प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्यों जाते हैं कि हम महंगी व्यवस्था देंगे, हम शिक्षा भी महंगी देंगे, हम दवाई भी महंगी देंगे, हम पढ़ाई भी महंगी देंगे, हम सब महंगा करके
पब्लिक को उपलब्ध कराएंगे। ये जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम भारत में जन्मे हैं, तो यहाँ की सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, बिजली, पानी हमें मुहैया कराए। और ये तो मुफ्त करानी चाहिए, मुफ्त करानी चाहिए, अच्छी गुणवत्ता के साथ करानी गुणवत्ता के चाहिए। साथ करानी चाहिए। इसीलिए तो हमारा विजन था, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई हमने मुफ्त दिया, जी, हमने घोषणा किया, 1 पैसा नहीं लगता था। गरीब का बच्चा पढ़ता था, महिलाएं पढ़ती थी, डिग्री कॉलेज तक, कौन को महाविद्यालयों तक फीस माफ थी। आज तो यूनिवर्सिटियों की फीस 400 गुना बढ़ी है। बताओ आप, गरीब का बच्चा पढ़ सकता है? अरे यूनिवर्सिटियों में एडमिशन हो तब तो हो, ज्यादातर लोगों को तो प्राइवेट में जाना पड़ रहा है। कितनी फीस देनी पड़ेगी? आज डॉक्टर, इंजीनियर बनना कितना मुश्किल है। तो ये सरकार नहीं चाहती पूरी तरह से उद्योगपतियों के लिए काम करना है, कुछ लोगों के लिए ये काम करना चाहती है, गिने चुने उद्योगपति हैं। अगली बार अगर आप सरकार में आते हैं, या चाहे जो भी सरकार होती है, जब आप चुन के जाते हैं, तो आप पूर्वांचल के लिए क्या क्या चीजें मांगना चाहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वही अंतर हो गया है जो भारत और दूसरे विकसित राष्ट्रों में रह गया है। तो एक ही राज्य में ये भेदभाव क्यों है, और ये भेदभाव मिटाने के लिए आपके क्या प्रयास होंगे? हम लोग का सपना है, जो चौधरी चरण सिंह जी का सपना था, माननीय नेताजी का, जो डॉक्टर लोहिया की विचारधारा थी, डॉक्टर अम्बेडकर की, उसी विचारधारा को लेके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे बढ़ रहे। भविष्य में जो विजन है, ये हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत किसान है जी। यदि किसान को हम बिजली, पानी, खाद सुविधा मुहैया कराए तो अपने साथ साथ हमारे देश की भी, प्रदेश की भी आय बढ़ा सकता है जी। हम उनको संसाधन उपलब्ध कराएंगे, समय पे पानी देंगे, समय पे उनके खाद बीज का प्रबंध करेंगे और उनके उपज का उचित मूल्य देंगे। जी, पहले तो फसल, खाद, उसमें जिसके लिए इस बार बहुत किल्लत थी, तो हमें लगता है कि इसके लिए हम लोगों ने काम किया सरकार। जी। अभी जहाँ बैठे हैं बगल में भोपोली कैनाल, यहाँ से 8 किलोमीटर बगल से गंगा जी से निकला है। 350 क्यूसेक के कैनाल थे, 400 की, देखो 750 क्यूसेक बने, पक्का कैनाल बनाया। अब तब की परियोजना थी, स्वीकृत हुई है। अभी 30 करोड़ रुपया उन्होंने दिया था लाइनिंग के लिए। हम वो पुराना प्रोजेक्ट आज धीरे धीरे शुरुआत है, हम लोग आगे तक मांग रहे हैं, सरकार से दे नहीं रहे हम कि हमारी नहरें ठीक हो जाए, तो नहरों के बगल का सीपेज खत्म हो जाए, पानी नुकसान न हो, सदुपयोग हो। लेकिन ये सरकार एजेंडे में नहीं है, क्या करेंगे? एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए, क्योंकि आपने बोला कि नहीं हम डिमांड कर रहे हैं बट उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए, आपके लिए, आप विधायक हैं, अब जनता ने तो यहाँ पे आपको चुन दिया, लेकिन जब पार्टी का नंबर उस तरीके से नहीं आता कि आपकी सरकार बन पाए और आप विपक्ष में बैठते हैं और ऐसे सिचुएशन को देखते हैं, तो इसको डील करना आपके लिए कितना मुश्किल होता है? बहुत चुनौती होती है डील करने में। हम लोग कितना कष्ट सहे, जेल गए हैं। आपको एक घटना बता दें, एक कैनाल पक्का पंप हाउस नहीं बना था, दूसरी पार्टी की सरकार थी जी। तब मैं विधायक हार गया था, चुना, पार्टी का अध्यक्ष था, आंदोलन किया, नहर के पानी के सवाल पर आंदोलन किया, हमें जेल भेज दिया गया। पूरा पूरा चंदौली जनपद का पार्टी ने किसान इकट्ठा हो गया, जाके हमें जेल में रखा गया, किसी तरह बेल मिली, हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा। तो बताओ इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? भाई हम नहीं थे तो लड़ रहे थे, और जब समय मेरा आया तो उसी कैनाल को हम लोगों ने पक्का पंप हाउस बनवाया। नेताजी से जब हमने कहा कि नेताजी परियोजना पुरानी है, 98 करोड़ की परियोजना थी, हम गए अब पुराना हो गया समय, पुरानी सरकार ने नहीं बनाया, ये 96-98 का शुरुआत था। अब कह रहे हैं कि परियोजना ज़्यादा पैसा लगेगा। तो नेताजी, तो हमने निवेदन किया, उनको याद दिलाया, उन्होंने सुबह हमको भी बुलाया, विभाग के अधिकारियों की सिंचाई का, कहा तुम परियोजना बनाओ, बताओ जो रुपया 98 नहीं 198 भी देना होगा तो मैं दूंगा उस कैनाल के लिए, किसान के लिए। और उन्होंने तुरंत अधिकारियों को भेजा, सर्वे करके उनको पैसा दिया, और उस परियोजना को आज फलीभूत होते हम देख रहे हैं। कि अब लड़ाई हम लोगों को नहर बंद कराने की होती है, नहर चालू करने की नहीं होती, इतना पानी मिलता है। जी। मेरा प्रश्न ये था, जैसे इस बार आप विधायक हैं,
जनता जो यहाँ की इस विधानसभा की है उसके नेता आप है, आप विधायक जी। हाँ बिल्कुल है। लेकिन आप विपक्ष में हैं। अब सरकार आपकी है नहीं, आपके हिसाब से काम उतना काम आप नहीं ला सकते जितना अगर आपकी सरकार होती तो ला पाते थे। तो वहां पे जनता की आकांक्षाओं पे किस तरीके से आप खरे उतरने का कोशिश करते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर वही जनता दूसरे हारे हुए पार्टी के सदस्य के पास जाएगी, जैसे भाजपा का सरकार है और भाजपा के जो यहाँ से लड़े हुए प्रत्याशी होंगे उनके पास जाएगी, तो वो बोलेंगे भाई विधायक तो मुझे बनाया नहीं है, विधायक तो आपने दूसरे पार्टी को बनाया है, तो आप उनके पास जाओ। तो वहां पे आपको क्या दिखता है, कैसे आप हैंडल करते हैं? देखिए, हम लोग इनके सवालों को लेके पहले सड़कों पे लड़ते हैं जी और उसके बाद सदन में भी लड़ते हैं। जी। तो सदन में भी लड़ते, थोड़ी मोड़ी बातें कभी सुन जाती, अब बदले की भावना से सरकार काम करती है, विपक्ष के एमएलए की सुनवाई नहीं करती। लेकिन फिर भी हम लोग लड़ रहे हैं, आज नहीं कल, इस भरोसे के साथ। जनता को भरोसा है कि हमारा विधायक नहीं सेवक है जी। सेवा में हमेशा दुख में सुख में हम हाजिर रहने का प्रयास किया है। उनको भरोसा है कि आज लड़ाई लड़ रहे विधायक जी, कल जब समाजवादी पार्टी का समय आएगा, मौका मिलेगा, तो सूद मूर जोड़ के इसको पूरा करने का काम करेंगे। जी। आपकी नज़र में जो एक अच्छा जनप्रतिनिधि है, हार जीत तो एक प्रक्रिया है, लेकिन जो उनका एक अपना जीवनचर्या है जनप्रतिनिधि का, समाज के प्रति जो नज़रिया है वो किस तरीके का होना चाहिए? मैं इसके लिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपने 36 साल दिया है जनप्रतिनिधि के नाते इस समाज को, और समाज ने आप पे वो भरोसा भी क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि होता है जी, जनता का वकील होता है जी। तो अब कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से परिभाषित कर दिया कि जनता के अधिकारी बन गए, हिटलरशाही करने लगे। तो जनप्रतिनिधि तो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, उनका प्रतिनिधि है, उसकी जिम्मेदारी है कि उनके सुख में दुख में हर जगह उनके साथ खड़े रहने का उनको रहना चाहिए। सुख दुख से याद आया, सोशल मीडिया का जमाना है, पता नहीं आप कितना जाते हैं। सुख और दुख में तो नेता, युवा नेता, विधायक, पूर्व विधायक सब दिख जा रहे हैं। वो फोटो खिंचाने वाली एक प्रक्रिया चल रही है, सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके इस जगह पे होने का, संवेदना व्यक्त करने गया। सुख और दुख से ज्यादा मुझे लगता है कि सुख के कारण में आप शामिल हो और दुख के निवारण में शामिल हो, वो ज्यादा जरूरी है किसी जननेता के लिए, किसी जनप्रतिनिधि के लिए, न कि सुख और दुख में शामिल होना। इसीलिए हमारे एजेंडे में, हमारे पार्टी के एजेंडे, हमारे नेता के एजेंडे में कि हम किसान को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं जी, नौजवान को हम रोजगार देना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं, और वो खुशहाल बनाना चाहते हैं। हम उनके लिए काम करना चाहते हैं। आज एक वर्दी आपकी हमने देखा मिलती जुलती सेना से जी। कलर की है, नेताजी आज नहीं है, हम लोग नमन करते। ऐसा देश का कभी रक्षा मंत्री आपने नहीं देखा। टोपी आती थी, बिल्ला आता था, ये काम तो दूसरे लोगों को कर देना चाहिए था। जी। देश का जवान, एक किसान का बेटा, यहाँ किसान जब धरती का सीना चीरता है तो हमें अनाज खाने को मिलता है। जी। वही किसान का बेटा जब सीमा पे दिन रात एक करता ईमानदारी से, तो हम चैन की नींद सोते। जी। आज बताओ, किसान भी दुखी है, जवान भी दुखी है। वो धरती माता को हम 4 साल के अग्निवीर के हवाले कर दिए। क्या हम करना चाहते हैं भाई? अभी बलिया का एक लड़का, अभी हमें परसों में था, लखनऊ में चर्चा कर रहे थे, शहीद हो गया। लेकिन अग्निवीर की नौकरी है, तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। लोग प्राण गंवाते थे, बड़ा गर्व महसूस करते थे देश के बलिदान के लिए, मेरा बेटा, मेरा भाई। आज उनके लिए किस तरह का संदेश देना चाहते? हम अग्निवीरों के हवाले देश की सुरक्षा चाहते हैं। ये हालत हमारी हो गई। हमारे हिंदुस्तान की सेना मामूली मजबूत नहीं है जी, जिसके लिए नेताजी ने काम किया। तो अब हम लोग नहीं कह पा रहे हैं कि कहाँ ले जाना चाहते हैं। इनकी गलत नीतियां देश को बर्बाद करना चाहती हैं, मुट्ठी भर उद्योगपतियों के हाथ में रखना। हम लोग जाते हैं, व्यापारी रोता है, गांव का व्यापारी जो है, आप देख किसी कस्बे में बैठ जाइए। यदि मैं बैठा था एक अपने कस्बे में,
तो व्यापारियों के बीच ऐसे चाय पी रहा था, बात होने लगी, है क्या हाल है व्यापार का? कहें बहुत बुरा हाल। हम लोग तो जीएसटी से कुछ परेशान थे, अब बचा खोचा था ये ऑनलाइन बिजनेस, चौपट कर दिया, आधा बार खत्म हो गया। जो सामान हम लोग 100 रुपये में बेचते थे और 50 रुपया में लोगों को घर पहुंच जा रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां आती खड़ी होती हैं, उनके 200-400 हाकर आ जाते हैं जी। और 2 दिन में खाली कर देते हैं। तो हमारी आधी बिक्री तो खत्म हो गई। और बड़े बड़े जो ऑनलाइन बिजनेस है, बड़े उद्योगपतियों के, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, तो बताइए क्या हालत बना रखा है। तो बहुत बुरा हाल है। ये सरकार गरीब की, किसान, मजदूर, व्यापारी, किसी के हित में काम नहीं करना चाहिए। केवल देश के लोगों को जाति, धर्म, मजहब में बांट करके, बरगला करके, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने सीखा वो करके राज करना चाहते। अब बड़ी बड़ी देशभक्ति जगाते। वो एक अलग मुद्दा जाएगा, खैर उसके लिए किसी और दिन हम लोग जरूर बात करना चाहेंगे। आप सकलडीहा से आते हैं, यहाँ के लिए अगर आपको अगले 10 साल में 3 ऐसे फैसले लेने हों जो कि आज आप लेते हैं और उससे 10 साल में, आने वाले 10 सालों में सकलडीहा की तस्वीर बदल सकती है, तो वो क्या होंगे? देखिए, हम लोग प्राथमिकता हमारी है कि किसान के हर खेत को पानी मिले, जी, बिजली मिले। बिजली का मकसद केवल लाइट से, बत्ती से नहीं है। बिजली है तो कोई नौजवानों के रोजगार भी मिलेगा जी, और सड़कें अच्छी हों, जी, स्वास्थ्य की व्यवस्था हम बेहतर करा सके जी, और शिक्षा की व्यवस्था बेहतर करा सके। तो इसमें हम लोग समझते हमारे लिए बड़ी प्राथमिकता होगी। यही हमारा एजेंडा हम लोगों का, पार्टी का पहले भी रहा। और याद होगा आपको, हम लोग जो छोटे छोटे थे, नेताजी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहा, सदन में कहा इस बात को कि हम जानते हैं कि बड़ी आवश्यकता है शिक्षा संस्थाओं की, लेकिन सरकारी संसाधन की उपलब्धता न होने का सरकारी तौर पर हम नहीं दे पा रहे व्यवस्था। पहली बार उन्होंने कलम चलाया, प्राइवेट सेक्टर के लोगों का आह्वान किया, सब लोग आओ शिक्षा के क्षेत्र, आप स्कूल खोलो, हम वित्त बिन महानता देंगे। कम से कम हमारे प्रदेश का आदमी पढ़ लिख तो ले रहा। जी, तो आज जितने स्कूल दिखाई दे रहे हैं उनकी देन है। आज तो कोई कॉलेज चला नहीं सकता। कॉलेज खोलने के आप जानकारी करिए, 10,000 15,000 रुपया सिक्योरिटी हो जाती थी, थोड़ी मोड़ी जमीन मिल जाती। अब तो 4-4, 3-3, 5-5 लाख सिक्योरिटी है। 2-2, 3-3 एकड़ जमीन रहेगी तो कॉलेज खोलेगा। जी। अब इतनी कठिनाइयां हो गई कि मंशा बड़ी खराब है कि देश की शिक्षा प्रणाली जैसे दुश्मन देश का हो, किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दे, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। हमारी प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक जिस तरह से ये बर्बाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी दिशा में जाने का काम कर रहे हैं। आपने जो बोला था तो नहीं ये अपने मुद्दे में, लेकिन जो आपने बोला कि अगर कहीं पे किसी देश पे शासन करना है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को हैक कर दिया जाए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी इतिहास में भी हमारे दर्ज है जो कि शायद नहीं होना चाहिए या अलग वे में होना चाहिए। खैर वो अलग हो गया। मेरा जो दूसरा था मुद्दा कि इंग्लिश हमारे ऊपर थोप दिया गया, अंग्रेजी जो है वो थोप दिया गया। आज भी भारत में 80% आबादी जो है वो ठीक से इंग्लिश लिख पढ़ बोल नहीं सकती है, लेकिन जितनी भी सरकारी भर्तियां आती हैं और प्राइवेट भर्तियां आती हैं वहां पे अंग्रेजी अनिवार्य है। तो एक तरीके से 80% वर्क फोर्स को जो है वो वैसे ही बाहर कर दिया जा रहा है। और इसी पे मेरा एक बातचीत हो रहा था, पॉडकास्ट पे ही कन्वर्सेशन हो रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, चाहे वो जर्मनी हो, वहाँ पे जर्मन, आपको अगर यहाँ से कोई जाता है तो उसको जर्मन आना चाहिए। फ्रांस में जाइए आपको फ्रेंच आना चाहिए। अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, वहाँ पे अंग्रेजी वहाँ की है तो आपको इंग्लिश आएगा। आप वहाँ पे जाके हिंदी में नहीं काम कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो या तो प्राइमरी विद्यालयों में और बाकी जगह पे इंग्लिश कम्युनिकेशन को एक सब्जेक्ट रखा जाए, इंग्लिश को सब्जेक्ट नहीं रखा जाए, इंग्लिश कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया जाए कि इंग्लिश में बातचीत किया जाए। हम सब लोग शायद अंग्रेजी में पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर हमें बात करना हो अंग्रेजी में तो हम उतनी सहजता से नहीं कर पाएंगे जितनी सहजता से हिंदी में कर पाएंगे। तो शायद से इस पे भी आप जैसे लोगों को ध्यान देने की जरूरत है और आप लोग आवाज उठाएं। या तो अंग्रेजी कम्युनिकेशन जो है, मैं किसी भाषा का विरोध नहीं करता जी, इंग्लिश की भी जरूरत है।
तो लेकिन जहाँ तक हिंदी का सवाल है, भारत में यदि हिंदी को सम्मान नहीं मिलेगा तो अमेरिका में नहीं मिलेगा। सवाल ही नहीं है। समाजवादियों की राय थी, माननीय नेताजी की राय थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। हिंदी में बहुत बड़े हिंदी के पक्षधर थे। जी। एक वाकया आपको उदाहरण बता रहा हूँ उनकी गंभीरता हिंदी के प्रति। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और विदेश के प्रधानमंत्री आए थे। अब पूरा भाषण इंग्लिश में टाइप हो चुका था कि माननीय प्रधानमंत्री जी पढ़ेंगे भाषण। नेताजी ने विरोध किया, पूरे हिंदुस्तान में अकेले सांसद। उन्होंने कहा हम समाजवादी लोग इसका विरोध करते हैं। यही शब्द कहा कि यदि देश की भारत की सबसे बड़ी पंचायत में हिंदी नहीं बोली जाएगी तो अमेरिका में बोली जाएगी। जी। तुरंत भाषण बदलना पड़ा उनको, दोबारा लिखा गया। उन्होंने कहा कि यदि अटल जी भाषण पढ़ेंगे, हम तो सम्मान करते हैं उनका, यदि भाषण हिंदी में नहीं पढ़े तो हम उसका विरोध करेंगे। जाके भाषण रिटर्न बदला गया। तो हम तो उस तरह के पक्षधर हिंदी के हैं कि हम भारत में हिंदी का सम्मान नहीं करेंगे। वाकई जायज़ सी बात है, पाकिस्तान में नहीं होगा जी। और अमेरिका में नहीं होगा। मैं इंग्लिश का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि अगर सब जगह इंग्लिश अनिवार्य है और खास तौर से कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का मेरा पर्पज ये है कि बोलने वाली बात जो है, तो उसको फिर जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेज है या जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें कम्युनिकेशन को एक सब्जेक्ट डाला जाए। मैं किताब पढ़ के इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकता हूँ। क्या मेरे लिए उस बातचीत करने पाठ्यक्रम में उस तरीके से डाला जा रहा है? तो आंसर उसका नो है। आप आज किसी भी कॉलेज में चले जाइए जो इंटरमीडिएट तक है, जो कि बड़े वो चाहे नाम नहीं, ये अभाव है, इस अभाव को दूर करना चाहिए। उसको दूर करने, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश गलत है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मैक्सिमम कंट्रीज में वो एक्सेप्ट किया जाता है। तो उसको कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया जाए कि वो जो न्यू आपने बोला था कि न्यू से ही मजबूत किया जाए, ताकि जब मैं 12वीं पास हो रहा हूं तो मैं आराम से इंग्लिश में बात कर रहा हूं। उसके लिए अलग से मुझे कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन करना पड़ रहा है। लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग इन 7 डेज, 30 डेज, 3 मंथ्स, फलाना ढिमकाना। नहीं, बोलचाल की भाषा बड़ी होती है भाई। अब देखे, हम लोग देखते हैं बिना पढ़ा लिखा भी आदमी बोलचाल की भाषा सीख लिया तो इंग्लिश बोलता है जी। अभी बिहार में चले जाइए, अभी चुनाव में थे, जाते थे गांव में, तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, मजदूर वर्ग का था। तो जो बहुत से बिहारी यहाँ काम भी करने आए थे, तो हम लोग से करते थे काम, फैक्ट्रियों पे थे, ये भट्टों पे थे। तो मैं बैठा था तो हमारे मित्र थे, तो वहीं कहे वो सब आए छुट्टी मांगने, हुआ क्यों छुट्टी जा रहे हो? जब पढ़ा लिखा नहीं, लिखने भी नहीं जानता था। का मालिक वोट देने जाना है। अरे पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन बोलचाल की भाषा उसको, हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहा है, वोट देने जाना, वोट देने जाना, वोट देने की बात नहीं, का वोट देने की बात कर रहा है। तो बोलचाल का असर है, सीख लिया बातचीत में। पढ़ा लिखा भी नहीं है लेकिन बोलचाल की भाषा के नाते बोल रहा है। नहीं तो वही है कि व्यवहारिक रूप में उसको लाया जाए, जिससे कि थोड़ा सा सशक्तिकरण होगा, समाज का होगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग काबिल होंगे उतने ज्यादा लोग रोजी रोजगार से जुड़ेंगे। आखिरी में आपका एक संदेश युवाओं के लिए, खास तौर से चंदौली, सकलडीहा और पूर्वांचल के लिए, कि जो आज की व्यवस्था है उसमें कुछ तो हम कर नहीं सकते। आप जैसे लोगों से मिलकर के एक निवेदन कर सकते हैं कि नहीं, हमारी आवाज उठाइए, लेकिन जो आज की व्यवस्था है उसमें हम अपने आप को कैसे ढालें और कैसे चीजों को बेहतर बना सके। वो जो एक 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच का युवा है, उसके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, हम नौजवानों के लिए एक संदेश देना चाहते हैं। बहुत दुखी नौजवान है, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं जी। सुविधा नहीं मिली, सुविधाएं जो मिली थी अच्छी नहीं गई। चाहे खिलाड़ी हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे वो शिक्षक हो जी, चाहे व्यापारी हो, चाहे बेरोजगार हो, सबकी सुविधा छोड़ी गई। आपने देखा था कि पहली सरकार जब नेताजी बनाए थे जी, तो व्यापारियों का मतलब चंगी राज, इंस्पेक्टर राज खत्म किया था। शिक्षकों के बारे में इतना बड़ा सम्मान कोई मुख्यमंत्री नहीं दिया। हमको याद है नेताजी मुख्यमंत्री थे, गोरखपुर में एक बड़ा सम्मेलन हो रहा था शिक्षकों का जी। तो नेताजी ने घोषणा कर दिया कि हम शिक्षकों के 2 साल आज सर्विस पीरियड बढ़ा रहे हैं। अच्छा।
तो आपके साथी, प्रेस के साथियों ने उनसे प्रेस किया कि भाई नेताजी बताइए, आप तो इनको मौका दे रहे हैं 2 साल, 62 साल, 60 से 62 साल कर दिया। जी। तो नेताजी ने हिसाब झटके जवाब दिया, हम लोगों को उम्मीद नहीं थी, पता नहीं कहाँ से उनका एक्सपीरियंस इस तरह से होता था। उन्होंने कहा 80 साल का बुढ़ा राज कर सकता है तो 62 साल का बुढ़ा पढ़ा नहीं सकता। पढ़ा नहीं सकता, सही बात है। तो जो आज का परिवेश है, चाहे जिस तरीके से शासन में लोग हैं या विपक्ष पे लोग हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं सब चीज़ों के जरिए आज का युवा अपने आप को कैसे व्यवस्थित करे, कैसे आगे बढ़े, उसके बारे में आपका पूर्वांचल के युवाओं के लिए क्या संदेश है? उनके लिए बहुत मजबूत संदेश हम लोगों की तरफ से कि नौजवान लोगों के बहकावे में आ जाता है, बहकावे में नहीं आए, अपने भविष्य का फैसला स्वयं करें, अपने दोस्त दुश्मन की पहचान करें। उनको समाजवादी पार्टी का आह्वान है कि वो साथ आएं, मजबूत करें, सरकार बनवाएं, दोबारा माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं। देखा है उनका कार्यकाल उन्होंने नौजवानों के लिए, ये कहा जाता है आपके माध्यम से कि नौजवानों के आइकॉन है जी। तो जितना काम नौजवानों के लिए उन्होंने किया है कोई नेता नहीं कर सकता, जितनी बड़ी सोच उनकी अच्छी है। तो उन्होंने ये संदेश दिया है कि मौका दें हमें सरकार में, हम उनके लिए फिर से रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, नौकरी देंगे, गांव के सड़कें अच्छी बनवाएंगे, किसान को सुविधा देंगे, एक अच्छा माहौल देंगे जी। आपस में, एक भाईचारे का माहौल जो बिगड़ा है उसको बना के। चूँकि जब इतिहास बताता है हम लोगों का कि चाहे देश की आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे देश की तरक्की का सवाल हो, आज़ादी की लड़ाई भी हम लोगों ने मिल के लड़ी थी। देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मुट्ठी बांध के एक होकर देश की रक्षा करना होगा और देश को आगे ले जाने का काम करना पड़ेगा। जी। एक अभी मुद्दा चल रहा है और क्योंकि उस पर भी बात करना ज़रूरी है, SIR का जो मुद्दा चल रहा है, वोट जोड़ने का, वोट काटने का, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? ज़रूरी है तो क्यों है? नहीं ज़रूरी है, गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है? देखिए, हमने कहा सरकार की मंशा, चूँकि आयोग सरकार की कठपुतली बन के काम कर रहा है, आयोग भारतीय जनता पार्टी बन के काम कर रहा है, उनके इशारे पे काम कर रहा है। आयोग की मंशा साफ नहीं दिखाई दे रही कहीं SIR के प्रति। यदि मंशा साफ होती तो SIR में हो रहा था, एक BLO बन जाता था, सबके वोटर लिस्ट बन जाती थी। जी। ये पहली बार इतिहास में हो रहा, जिनको BLO बनाया गया उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई। आज वो आत्महत्या कर रहे हैं, काम का बोझ समझ के काम कर नहीं पाए, प्रेशर में काम लिया जा रहा है, गलत सही काम भर रहे हैं, फार्म भर रहे हैं, तमाम जो चीज़ एक कॉलम में भरनी चाहिए B कॉलम में भरनी, जो C में भर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पे वोट काटेंगे जिसका आपको अंदाज नहीं है। हमको लगता है वर्तमान स्थिति में, आज की स्थिति में 4 करोड़ के ऊपर वोट कटे हैं। आप इसको दुरुस्त कर रहे हैं। कुछ जो फार्म भरने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम भरने चाहिए, उसको थर्ड ऑप्शन में भरे हैं, तीसरे कॉलम में भरे हैं। हर विधानसभा में 50,000 से लेके 1 लाख तक 50,000 नाम विस्थापित हैं तो मरे हुए उनके काटेंगे। आप सोच सकते हैं, ये कहीं न कहीं लोगों को मताधिकार से वंचित करने का, ये मताधिकार ऐसे वैसे नहीं मिला है जी। बड़ी कुर्बानी के बाद मिला है। देश आज़ाद हुआ तो हम लोग तो पैदा नहीं थे, आप भी नहीं रहे होंगे। नहीं। तब देश में वोट का कोई मतलब नहीं था। राजा रानी के पेट से पैदा हो जाता था, जो पेट से पैदा होता था रानी को, वो राजा हो जाता था। जी। लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो सबको बराबर का हक दिया वोट का, और संदेश भी दिया पूरे देश के लोगों को कि अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, आपके वोट से पैदा होगा।
तो वो मताधिकार जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसे वंचित रखने का, अबे क्या हम मतदाता बनना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता बने तब भी निष्पक्षता आ सकती है। तो उस समय में भेदभाव, ऐसा नियम लगा के ये फॉर्म भरवा रहे हैं, मतदाता का पुनरीक्षण करा रहे हैं सूची का, कि बहुत से मतदाताओं का नाम कटेगा। तो इनकी मंशा साफ नहीं है, ये मताधिकार से वंचित कराना चाहते हैं लोग। हमारा संवैधानिक अधिकार है। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रक्रिया तो पहले भी होती रही होगी, जितना इस बार हल्ला है कि नहीं ये हो रहा है, कोई बोल रहा है गलत है, कोई बोल रहा है सही है। आपने जो एक बात बीच में बोला कि हो रहा है सही है, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली बीएलओ को। ट्रेनिंग नहीं है, फॉर्म गलत भर दिया, अब उसको दुरुस्त कर रहे हैं। अब हम अपनी विधानसभा पर हमारे जिले में 1 लाख सदराया, यहाँ सकल्डिया 2 लाख मुगलसरा, करीब 50,000 कितने था चक्किया में, फॉर्म गलत भर दिया सब। अब इसको दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। हमने कहा एक बीएलओ का काम था, यदि उसको ट्रेनिंग दी गई तो वही काफ़ी था। इस समय 8 कर्मचारी लगे हैं, मास्टर लगा दिया, सफाई कर्मी लगा दिया, सेक्रेटरी लगा दिया, लेखपाल लगा दिया, सबको लगा दिया। यदि एक ही आदमी को ट्रेनिंग दे के लगाया होता तो आज ऐसा काम कोई दिक्कत नहीं होती। जी जी। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो मताधिकार अपना बचाना चाहते हैं, उनको इस बात का भय है। अब ऐसे नियम, अब हम हैं, हमारी पत्नी है, यदि उसको वोटर बनना है तो अपने मायके के लोगों का पूरा खानदान का नाम वोटर लिस्ट लाएगी तभी बनेगा। अब वो मिल नहीं पा रहा। किसान आदमी, गरीब आदमी, शादी है, विवाह है, खेती का काम है, बताओ आप कैसे करेगा। जानबूझ के ऐसे समय भी लाया गया है कि बहुत से लोग वंचित हो जाए। तो मंशा साफ नहीं है SIR के पीछे इनकी। लेकिन अब जनता है सजग, हम लोगों का आह्वान है कि इनकी साजिशों को दरकिनार करके जो बाबा साहब ने अधिकार संविधान में दिया है इसको आप बचाओ। जी, एक आखिरी प्रश्न, इतना लंबा आपका राजनीतिक अनुभव रहा है, जरूर किसी न किसी को अपना एक गुरु मानते होंगे, एक आदर्श मानते होंगे राजनीति में, तो वो आपके लिए कौन है? मेरी समझ से तो मुझे जितनी बार आपने बात किया नेताजी का ही आता है। नहीं है नेताजी का। हम लोग बचपन में जब जाते थे जी तो बच्चों की तरफ प्यार देते थे जी, करते थे। तो हम लोगों का भविष्य है, राजनीति करो। राजनीति में 2-4 चीज़ें याद रखना, कहाँ हमने किया है अपने जीवन में, तो अपने जीवन से सीख लेके हम लोग बताते थे। हम लोगों ने उसको गुरु मंत्र मान लिया जी। का संघर्ष मत छोड़ना कभी, राजनीति झूठ बोल के मत करना, धोखा खा लेना लेकिन धोखा मत देना। एक बड़ी ऊंची बात कहा उन्होंने कि समय के साथ चलना पड़ेगा। समय के साथ जो चला वो कामयाब, जो समय के साथ नहीं चला वो बर्बाद। समय किसी के साथ नहीं चलता जी। तो ये हम लोगों ने अपना गुरु मंत्र मान लिया और उन्हीं के दुआ आशीर्वाद से आज हम लोग का प्रयास है कि उस गुरु मंत्र को याद करके काम करें जी। और उनका कहीं भी उनकी आत्मा हो, उनका आशीर्वाद मिले, हम लोग जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ें। आपने अपना समय दिया, काफ़ी खुल करके बातचीत किया, उसके लिए मैं और मेरे दर्शक आपके एक तरीके से दिल से आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।